हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी प्री 2020 और यूपीपीसीएस 2020 प्री के संदर्भ में घटना चक्र के पूर्वावलोकन सार या पॉइंटर को पॉइंट टू पॉइंट विद रिवीजन की एक श्रृंखला है, इसको चला रहे थे। इसमें हम लोग इकोलॉजी साइंस के तीनों पार्ट और हिस्ट्री के तीनों पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग अब शुरू करते हैं पॉलिटी आज से। इसे यूपीएससी इससे इसलिए जोड़ दिया कि यूपीएससी के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको एक रिवाइज करने का मौका मिलेगा। कुछ क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व करने को सहायता मिलेगी और कहीं ना कहीं हो सकता है कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, खास कर ये श्रृंखला यूपीपीसीएस 2020 के संदर्भ में ज़्यादा हेल्पफुल है, ना कि साथ में ही यूपीएससी 2020 के संदर्भ में भी आपको यूजफुल रहेगी अगर आप यूपीएससी साथ में दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको भी मैंने पार्ट में तोड़ दिया है, तो हम आज पहले पार्ट की इसको शुरुआत करेंगे और देखेंगे इसे कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो ये चीज हमको देखनी होगी। तो इस संदर्भ में हमें सबसे पहले पॉइंटर को देखना है। तो आपका ये पॉइंटर है जो पूर्वावलोकन है, ठीक, भारतीय राज व्यवस्था जिसे हम पॉलिटी कह सकते हैं। तो इसे हम आगे चलाएंगे और देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये घटना चक्र है आपका, जीएस पॉइंटर है, पूर्वावलोकन सार है, भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन, ठीक। इस चीज को हम देखेंगे। इसे हम पॉइंटर को मैंने पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन की एक श्रृंखला ये जारी की है, इसके तहत हम इसे फटाफट रिवाइज करेंगे और देखेंगे, ठीक। ये पॉइंटर उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो लोग पहले से ही चीज़ें पढ़ चुके हैं, उन्हें चीज़ें जोड़ने में आसानी होगी। रिवाइज श्रृंखला है ये, ठीक है, क्योंकि अब दिन नहीं जाना। हालांकि इसे खत्म करने के बाद हम जस्ट जितना मैटर हो सकेगा वो डालेंगे, लेकिन अभी पहले जो जरूरी है वो पहले करते हैं। तो भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन, ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट की बात होगी, ठीक। तो आप देख सकते हैं पॉलिटी घटना चक्र का ये पॉइंटर है। पार्ट 1 को हमने तोड़ दिया है। पार्ट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। यूपीएससी यूपीसीएस प्री 2020 एंड अदर पीएससी एग्जाम एंड अदर एग्जाम देख सकते हैं आप। वनडे एग्जामों में भी हेल्पफुल है, खासकर एसएससी टाइप के जो एग्जाम है उसमें जो जीएस पूछी जाएगी वो नियर अबाउट पॉलिटी के ये पॉइंटर से पूरी ही कंप्लीट हो जाती है अगर आप देखेंगे। लेकिन हमें उन लोगों को ध्यान में रखते हुए वो अपना अगर देखना चाहें देख सकते हैं। तो भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन, जिसमें भारत का संवैधानिक विकास की बात करते हैं। हम अगर देखें कि भारत में संवैधानिक विकास के क्रम की चर्चा आप देखेंगे तो जब आप भारतीयों पर अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में शासन करने आए, उन्होंने धीरे धीरे भारतीय राजनीति में हिस्सा बने। भारतीय शासन व्यवस्था का हिस्सा मुगल राजनीति था, मुगल शासन, उसमें धीरे धीरे उन्होंने मुगल जो राजनीति में था भारतीय समाज, भारतीय शासन में क्या है हिस्सा लेना शुरू किया। उन्होंने यहाँ की चीज़ों को समझा, सोसाइटी, यहाँ की विधियों को जाना और फिर उस हिसाब से धीरे धीरे उन्होंने लगभग पूरे भारतवर्ष में शासन स्थापित किया। तो अगर शुरुआत के क्रम में देखें तो 1757 का प्लासी के युद्ध, फिर 1764 बक्सर के युद्ध से हम लोग शुरुआत करते हैं जो अपने बेसिक शासन है। लेकिन उसी क्रम में हम आप ये भी देखेंगे कि 1773 से जो संवैधानिक एक्ट आते हैं उसके तहत भारत में क्या है एक संवैधानिक विकास के क्रम का एक कड़ी बनना शुरू हो जाती है। हम उसी कड़ी के संदर्भ में कुछ पॉइंट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अधिकार। हम अभी ये चीज मॉडर्न हिस्ट्री में भी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप देखे होंगे कि भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने के अंतर्गत प्राप्त हुई शक्ति के रूप में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में था। ये बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन बजट पर, ठीक है, जरूरी नहीं वो आपको उत्तर दें, लेकिन आप प्रश्न पूछ सकते थे। तो प्रश्न पूछने का अधिकार या बहस करने का अधिकार आपको 1892 के अंतर्गत मिल गया था। आगे हम चर्चा करें तो देखेंगे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये कहीं ना कहीं से जो भी संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, हम संवैधानिक एक्ट पढ़ेंगे तो
हम लगभग मॉडर्न हिस्ट्री में जो चीज़ पढ़ के आए हैं कुछ चीज़ें लगभग मिलती जुलती होंगी, आपको और फायदा होगा। तो भारत में संघीय व्यवस्था, फेडरल न्यायालय की स्थापना, जो संघीय न्यायालय की बात है तो फेडरल जज जो जिसे कहते हैं क्या इंस्टीट्यूशन या हम संघीय न्यायालय कहेंगे, ठीक है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कहेंगे, कोर्ट जो फेडरल कोर्ट की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 में है और भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। हम अगर आगे चर्चा करें तो देखेंगे नियंत्रण परिषद की स्थापना क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक, देखिए सर्वोच्च न्यायालय और फेडरल जो कोर्ट है इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, फेडरल जहां लिखा होगा कोर्ट होगा आप 1735 में जाएंगे, जहां सर्वोच्च न्यायालय की बात आएगी वो आप आप जाएंगे फेडरल कोर्ट के संदर्भ में 1935 में। लेकिन आप देखेंगे संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। एक तो फेडरल कोर्ट की बात है तो वो अधिनियम था 1935 और स्थापित किया गया था 1937 में फेडरल कोर्ट। और देखेंगे इस जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात है वो अधिनियम है आपका नियामक अधिनियम 1773 है। आगे हम बात करें अगर इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति देखेंगे तो 1813 में यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ शिक्षा के लिए भी 1 लाख रुपए बजट आवंटित होता है। तो मिशनरी भारत में आए थे, वो शिक्षा के लिए आए थे, उन्होंने शिक्षा के माध्यम से क्या हुआ, अपने धर्म का भी प्रचार प्रसार किया और अपने कॉलेज खोले। आगे देखेंगे तो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की बात होगी तो चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में चर्चा करेंगे, ठीक है। चार्टर अधिनियम में जो कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी, ठीक है, ये कानूनी सदस्य विधि सदस्य आए थे, उनको 1833 के अधिनियम में जो है नियुक्त की गई थी। अगर हम आगे देखते हैं तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे तो प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था होती है 1919 में, लेकिन आप 1935 में वही देखेंगे तो ये व्यवस्था समाप्त की जाती है। केंद्र और तथा प्रांतों में विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये 1900 केंद्र द्वारा प्रांतों को जो है विधायनी शक्ति का हस्तांतरण कहेंगे तो ये भी आप 1919 के अधिनियम में देखेंगे। भारतीय विधान परिषद या भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। आगे देखेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति निर्गत करने की शक्ति है तो अध्यादेश जो आता है राष्ट्रपति का भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है अध्यादेश। और भी आप देखेंगे अध्यादेश के संदर्भ में कि कहीं ना कहीं आपातकालीन शक्तियां हैं वो जर्मनी से ली गई हैं, और भी कुछ शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति से हैं तो वो ली गई हैं, अलग अलग जगह से कुछ कुछ शक्तियां ली गई हैं। लेकिन आप अध्यादेश देखेंगे भारत में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत है, याद रखिएगा। वही राज्यों में 213 है, 213 में चले जाएंगे, ठीक, इसे याद रखिएगा आर्टिकल, आपको बीच बीच में चीजें बताते रहेंगे। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया गया था तो ठीक है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में, ठीक है, जब भारतीयों द्वारा क्या मांग करना शुरू की गई तो प्रशासन में क्या हुआ, भारतीयों को भी कुछ हिस्सा देना प्रारंभ किया। तो देखेंगे चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के अधिनियम से शुरू किया गया और भारतीयों के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। तो आप देखेंगे भारत सरकार अधिनियम, ठीक, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन देखेंगे 1935 के तहत है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये सभी विषयों का जो है इसमें वर्णन था। आगे देखेंगे एक संघीय व्यवस्था की बात, तो संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो आप देखेंगे द्वैध शासन केंद्र में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम से। अखिल भारतीय महासंघ द्वारा स्थापित जो प्रावधान शामिल किए गए थे भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत। हम आगे चर्चा करें तो 1935 के अधिनियम द्वारा जो स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां थी गवर्नर जनरल में, जो आप देखेंगे अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं, अवशिष्ट शक्तियां
गवर्नर जनरल में निहित थी। आगे देखेंगे तो देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ वह महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है, तो देश के लिए एक लिखित संविधान, ये चीज अभी नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ कि और महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है, तो ये देश के लिए लिखित संविधान की चर्चा 1935 के अधिनियम में नहीं थी। आगे हम चर्चा करें 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें हूबहू उतार ली गई हैं या इससे प्रेरित हैं। आप गवर्नमेंट जो अंबेडकर का इस पे कथन है कि मुझे इस पे कोई गिल्टी या शिकायत या मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया है कि मैंने 1935 के अधिनियम से जो बहुत सारी चीजें हूबहू निकाल ली हैं, तो उन्होंने कहा इस चीज पे ऐसा स्टेटमेंट उनका इस टाइप का है। आप ध्यान रखिएगा, बर्मा भारत से अलग हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप हुआ था, तो बर्मा भारत से अलग हो गया था। आप ध्यान रखिएगा, बर्मा 1935 में अलग कर दिया गया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। बर्मा इससे पहले भारत का अंग बना रहा भारत शासन के अंतर्गत। आगे देखते हैं 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल कुल 8 प्रांतों में बना था। ठीक है, आप देखेंगे 6 प्रांतों में जो है उनकी पूर्ण बहुमत में सरकार थी, बाकी प्रांतों में आप देखेंगे जो है मिली जुली सरकार थी और 28 माह तक कार्य किया था। और जब 1939 में सरकारों से केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था, तो इस सिमत में मुस्लिम लीग ने क्या बनाया था, मुक्ति दिवस मनाया था। आगे देखेंगे एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जो है भारत के संविधान का जो निर्माण था, प्रस्ताव जो था क्रिप्स मिशन में आया था, एक निर्वाचित संविधान सभा बनेगी, उसके द्वारा भारत का संविधान बनेगा। ये बात क्रिप्स मिशन 1942 में। आगे बात करें, क्रिप्स मिशन पहले आया था, भारत छोड़ो आंदोलन बाद में स्टार्ट हुआ था। क्रिप्स मिशन की असफलता भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है, क्योंकि इसमें भारतीयों को लग रहा था कि अब शायद जो है ब्रिटिश सरकार मान जाएगी स्वतंत्रता देने को, लेकिन वो तैयार नहीं हो रही थी। अपनी शर्तों के आधार डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे रही थी, कुछ और भी शर्तें थीं। इसलिए भारत के जो राजनेता थे, खासकर गांधी जैसे, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जैसे नेताओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इन सभी लोगों ने क्या हुआ, क्रिप्स मिशन को धीरे धीरे वापस गया, असफलता मिली। उधर मुस्लिम लीग की हट नीति थी, इन सभी नीतियों के कारण क्रिप्स मिशन की वापसी। आगे हम देखते हैं, अगर भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 के इलवर्ड बिल का उद्देश्य था। आप देखेंगे 1833 में इलवर्ड बिल आया था लॉर्ड रिपन के काल में, रिपन के काल, जहां तक अदालतों के दंडित अधिकारिता का संबंध है, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि जो ऐसा था इलवर्ड बिल के संबंध में कि पहले जो चीन यूरोपीय लोगों के मुकदमे थे या ब्रिटिश लोगों के मुकदमे थे, वो सिर्फ ब्रिटिश अदालतों द्वारा ही सुने जाएंगे। लेकिन अब इलवर्ड बिल आया तो इलवर्ड बिल पर ने ला दिया कि अब जो भी अदालतों के दांडिक अधिकारिता के संबंध में भारतीय और यूरोपीय लोग बराबर होंगे, जो भारतीय भी उनका मुकदमा सुन सकते हैं, यूरोपीय भी सुन सकते हैं। इसको लेके जो है यूरोपीय लोगों ने क्या हुआ, बवाल खड़ा किया, या कहेंगे इस पे धरना प्रदर्शन ब्रिटेन में शुरू हुआ। ब्रिटेन की संसद में हलचल हुई और वापस ये इलवर्ड बिल वापस हुआ। आप देखेंगे इसे आगे चर्चा करें तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान निर्माता सब परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या का अनुपात था। आप देखेंगे कैबिनेट मिशन 1946 में आया हुआ था और संविधान निर्मात्री सभा परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या के रूप में निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि पर 10 लाख व्यक्ति निर्धारित थे कि एक प्रतिनिधि पर 10 लाख व्यक्ति होंगे। 10 लाख व्यक्ति या एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, ऐसे हो सकते हैं स्टेटमेंट, आप याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो आप देखेंगे पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड जो थर्ड क्रिप्स थे, ए बी अलेक्जेंडर थे। तो लॉरेंस, क्रिप्स और कैबिनेट मिशन में, और एल बी ए बी अलेक्जेंडर, आप याद रखिएगा। पैथिक लॉरेंस याद रखिएगा कि लॉरेंस के नाम से और भी स्टेटमेंट आते हैं, और भी ऑप्शन मिलेंगे, खासकर जो है पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स के संदर्भ में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। लॉरेंस तो आपको मिलेगा, लेकिन पी की जगह हो सकता है बी लगा दिया जाए, ए लगा दिया जाए, ठीक। इसलिए आप पूरा नाम याद रखेंगे, पैथिक लॉरेंस
स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। आगे बात करें तो देखेंगे भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। जो भारतीय संविधान सभा का गठन है ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। अगर हम आगे चर्चा करें तो देखेंगे 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो उपसभापति जवाहरलाल नेहरू बने थे, याद रखिएगा इस चीज को। और आप आगे देखेंगे तो बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या समान होती थी। कथन सही है, ठीक। कार्यकारी जो परिषद थी उसमें हिंदू और मुस्लिम को संख्या समान होती थी। और बेबल योजना का विचार था कि ऐसी संख्या में भारत का बंटवारा बच जाता, ठीक। ऐसा कथन गलत है, इस आर कथन इसका गलत है या कारण इसका गलत है। याद रखिएगा कि ऐसा नहीं था। भारत मुस्लिम लीग तो शुरू से ही लगी हुई थी और वो तो सिर्फ देर पे देर कर रही थी। इसीलिए आपने देखा होगा वित्त मंत्री लियाकत अली खान जो भारत के वित्त मंत्री थे अंतरिम भारत सरकार में, वो क्या कर रहे थे, चीज़ों के लिए फंडिंग ही नहीं कर रहे थे, चीज़ों को रोक दे रहे थे। तो जो लियाकत अली खान साहब थे अपने वित्त मंत्री, वो क्या थे, वो कामों में देरी करने के लिए, कोई भी योजना या काम करने के लिए फंड ही जल्दी रिलीज नहीं कर रहे थे। तो जो अब कहीं ना कहीं उनको अब मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए था, वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कब कांग्रेस मौका दे और मैं अपनी बात रख लूं, ठीक। इसीलिए वो उकसा रहे थे। आगे देखेंगे भारत के लिए संविधान की रचना हेतु एक संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो आप देखेंगे स्वराज पार्टी द्वारा 1934 के तहत जो भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया गया था। तो भारत के संविधान हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1934 में जो है इसका विचार दिया गया था, ठीक है, संविधान सभा की रचना हेतु। लेकिन आप देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में। तो ये आर्टिकल आप देखेंगे यहाँ गलत हो सकता है इसे आप, ठीक, क्योंकि स्वराज पार्टी की स्थापना आप देखेंगे 1932 में होती है। संविधान सभा के बारे में सही कथन है, आप देखेंगे तो आप सही कथन के बारे में देख सकते हैं। भाई स्टेटमेंट है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद में काम किया, ठीक है। उन्होंने प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ठीक। उसमें प्रारूप समिति पता है आपको, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक, कई बार पूछा गया है। प्रारूप समिति की सदस्य संख्या कितनी थी, तो ये भी याद रखना चाहिए आपको। तो अभी आपको बताते हैं हम, देखेंगे इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद काम किया, उसने प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ठीक है, सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों के सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। बहुदलीय निकाय थी, ठीक। आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये सारे कथन सही हैं, ठीक, सही वाले कथन दिए गए हैं। संविधान सभा के बारे में सही कथन है, तो आप इसे हूबहू निकाल सकते हैं। चारों कथन सही हैं इसके, ठीक। अलग अलग था 1935 के अधिनियम में क्या था, अभी जब भारत में जब संविधान बन रहा था, ये तो अंतरिम सरकार के तहत बना था, लेकिन अब हम लोगों को क्या था, अब हम लोगों को संविधान निर्माण करने के लिए जो है हमको लोग जो बैठे थे अंतरिम सरकार में या जो कैबिनेट मिशन के तहत, उसके तहत देखेंगे उन्होंने संविधान बनाया, उसमें संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार को मताधिकार से जो है अधिकार वो मतलब वो सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया, इसे ऐसे कह सकते हैं, ठीक। इस तरीके से रहेगा, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। और आगे हम चर्चा करें तो भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को देखेंगे तो विभिन्न प्रांतों में जो कि विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। आप देखेंगे संविधान सभा के सदस्यों को तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। ये कुछ ऐसी ही प्रक्रिया है जैसे भारत में प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा में जो प्रतिनिधि आते हैं वो प्रांतों से आते हैं। तो उसी तरीके से संविधान सभा के प्रारूप करने की वाली बात थी, तो संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, आप देखेंगे कि जो विभिन्न विधानसभाएं हैं भारत में इस समय, उनके राज्यों के उनकी संख्या के आधार पर उनके प्रतिनिधि राज्यसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिलता है। तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है, आप इस तरीके से सोचें इसे।
ठीक। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव देखेंगे तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और भारत की संविधान निर्मात्री सभा के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ संविधान निर्मात्री सभा की बात हो रही है, आप यहाँ देखेंगे तो क्या थी, प्रारूप समिति की बात थी। प्रारूप समिति अलग थी, संविधान निर्मात्री सभा अलग थी। आगे देखेंगे भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर और 1946 को की गई थी। आप ये डेट अपने माइंड में, जहन में रख लें, रट लें, क्योंकि ये डेट के साथ ही पीपीसीएस खेलता है आपसे, ठीक, आपसे 9 दिसंबर 1946, आपको 46 तो याद रहेगा लेकिन 9 दिसंबर नहीं, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कहेंगे 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में। और भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को ही जो स्थापना हुई, उसी दिन से अधिवेशन शुरू हुआ। और भारत को एक संविधान देने वाला प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आप देखेंगे 22 जनवरी 1947 को जो है 1947 को जारी किया गया था। भारत को एक संविधान सभा देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया है तो 22 जनवरी 1947 को। आगे देखेंगे कि संविधान सभा के में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। आप आगे चर्चा देख सकते हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव देख सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। जो प्रस्तावना आप देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव ही था वो, तो उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन के संदर्भ में आप देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, संविधान के निर्माण पर असर था उसका, सही बात है। आगे देख सकते हैं उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये संविधान की कुंजी है, सार है, आप इसे इस तरह समझ सकते हैं। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, बिल्कुल सही बात है, भारत के लोगों को। इसीलिए भारत के लोग जो हैं, भारत का संविधान संप्रभु इसलिए कहा जाता है कि भारत के लोगों द्वारा उसे बनाया गया है। तो भारत के लोग जब संप्रभु हैं तो भारत के संविधान भी संप्रभु है, क्योंकि भारत का संविधान भारतीय लोगों द्वारा बनाया गया है। इसलिए भारतीय संविधान भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए भारतीय संविधान संप्रभु है। याद रखिएगा इसे। हम आगे बात करें तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारत के संविधान के निर्माण का संविधान सभा में समय लगा तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कक्षा 6 से आप पढ़ते आए होंगे कि भारत का संविधान कितना समय में बना, तो ये कक्षा 6 से बताया गया हुआ है और अभी तक तो आपको रट गया होगा। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष बात करेंगे तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष की बात है तो एच.सी. मुखर्जी हैं। ये एच.सी. मुखर्जी की बात होगी। और प्रारूप समिति मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य था तो के.एम. मुंशी याद है रखना, ठीक है। मुंशी और भी एक थे। के.एम. मुंशी ने भारत की जो उद्देश्य का प्रस्ताव था उसको कुंजी कहा था, याद रखिएगा इसे। इन्होंने कुंजी भी बोला था उसे, आगे बताएंगे इसे आपको। तो प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे बीटी। देखिए ये बीटी जो है कृष्णामाचारी, ये बीटी लिखा है बल्कि ये टीबी होना चाहिए, ठीक है, या हो सकता बीटी हो भाई। मुझे कृष्णामाचारी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो राजस्थान के जो रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे बीटी कृष्णामाचारी। याद रखिएगा, क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है आपसे या मिलाने को पूछा जा सकता है। एकमात्र कांग्रेसी सदस्य प्रारूप समिति में तो के.एम. मुंशी कहीं भी पूछा जा सकता है। और रियासतों को, राजस्थान की रियासतों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे संविधान सभा में वो बीटी कृष्णामाचारी थे। आगे बात करें संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, जो संघ की संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगर हम आगे चर्चा करें संविधान सभा की प्रांतीय समिति, जो संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति एक संघ समिति थी
तो संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखा होगा संघ संविधान समिति थी, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। वही संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखेंगे आप इसे, ये इसके सदस्य थे प्रांतीय संविधान के। इसके तहत वो क्या कर रहे थे, भारत लोगों से, प्रांतों से बात कर रहे थे, प्रांतों की समस्याओं का निपटारा कर रहे थे और साथ में देशी रियासतों का भी उन्होंने निपटारा किया। कितनी बाखबूल, मतलब कितनी अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहेंगे तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अब आगे बात प्रारूप समिति के, ठीक। तो देखेंगे तो भारतीय संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों को, ठीक है, तथा अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। आप देखेंगे तो सरदार पटेल थे। संविधान सभा के अध्यक्षों की बात करेंगे, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो देखेंगे संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति थी, ठीक है, मौलिक अधिकार थी, याद रखिएगा। आगे अभी उप अधिकार आएगी, दूसरा अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, ठीक है, याद रखिएगा इसे। ये सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। आगे बात करें तो बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे अन्य में, ठीक है, और इनको अगर मिला दिया जाएगा तो ये 7 हो जाएंगे, याद रखना इसे। आगे बात करें तो संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन किया था, वो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। और आगे बात चर्चा करें तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो बी.एन. राव द्वारा जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, लेकिन प्रारूप के अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर साहब, याद रखिएगा, ठीक। इसलिए इसे बता रहा हूं मुझे, ठीक। आगे बात करें भारत की जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार आ गया। और भारतीय या संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति देखेंगे तो झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया काम। तो ये आप देखेंगे झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं किया गया था इस दिन, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता विधेयक के रूप में बात हुई थी। इसलिए भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस 26 जनवरी की डेट 1930 के 26 जनवरी से जुड़ी है, याद रखिएगा। आगे संविधान को 26 जनवरी का दिन लागू करने के निर्णय इसलिए किया गया था कि कांग्रेस ने इस दिन को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। आगे हम बात करें अगर तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। आगे बात करें भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ था तो 26 नवंबर 1949, यही डेट आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखी मिलेगी, याद रखिएगा इसे। आगे हम बात करें बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, याद रखिएगा। जब ये पहली बार थे तब बंगाल के उस रीजन से थे, लेकिन बंगाल का रीजन जब बांग्लादेश के रीजन में चला गया तो आप देखेंगे फिर इन्हें मैंने गलत बोल दिया, पहले ये पंजाब रीजन से थे, लेकिन पंजाब का रीजन जब पाकिस्तान क्षेत्र में जाता है फिर ये बम्बई रीजन से चुने जाते हैं। आगे हम बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु देखेंगे तो जन्म की बात है 1891 में हुए और 1956 में इनकी मृत्यु होती है अम्बेडकर साहब की। आगे देखेंगे जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है तो 1950 में। हम आगे चर्चा करें तो भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम अंगीकृत अडॉप्ट किया गया था तो आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को। ये स्टेट को आपको बताया था, ये डेट अभी बताई थी। इसी दिवस को क्या हुआ था, भारत ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने का रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने इस दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसीलिए आप देखेंगे ये डेट बार बार आती है।
तो भीमराव अम्बेडकर का आगे बात करें तो देखेंगे कि जो स्टेट एम्बलम और अडॉप्ट की बात है तो 26 जनवरी 1950 की बात होगी। अब हम सही कथन की बात करें तो दोनों कथन को इसमें सही कथन जोड़ दिए गए हैं, गलत नहीं हटा दिया गया इसमें। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में हुई। सही बात है कि जो हो रही थी अधिनियम, तो ये तो तृतीय गोलमेज हो रहा था, वो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे। ये एक ही गोलमेज है, लेकिन ये एक गोलमेज के 3 सम्मेलन हैं, 3 सालों की प्रक्रिया है या 2 साल की प्रक्रिया है। तो आप देखेंगे कि इसीलिए तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है। तो इसमें ये गोलमेज सम्मेलन ही जो है साइमन कमीशन और एक समिति और थी, वो हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में नाम बताया था, तो आप देख सकते हैं उसे। तो इन 2 चीज़ों के लिए गोलमेज सम्मेलन बैठे हुए थे लंदन में, इनसे हाल में इनमें बैठक हुई, चर्चा हुई, और तो 1935 अधिनियम पारित के रूप में पारित हुए थे गोलमेज। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया था। आप ये भी याद रखेंगे कि 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के जो है एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। और बात करें आगे, भारत का शासन, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि भारत का संविधान देश की ध्यान में रखते हुए लिखा है, देश समाज की संस्कृति, जो देश के समाज है, उसकी संस्कृति है, उसका कल्चर है कह सकते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक लोगों की जो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उसको ध्यान में रख के ही लिखा गया है। तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। इसी संविधान के आधार पर सरकार क्या करती है, बहुत सारे कानून अधिनियम पास करती है और बनाती है लोगों के लिए। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। दोनों ही कथन सत्य हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। मिला के देख लीजिएगा आप कि दोनों एक दूसरे से नहीं मिल रहे होंगे। क्योंकि इसे जोड़ सकते हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति है, क्योंकि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। आपको हल्का जुड़ता मिलेगा, आप इसको इसलिए से जोड़ सकते हो, कारण से पढ़िए, इसलिए इसको एक ग्रहित संविधान, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है क्योंकि यह भारत के संविधान की जो है आवश्यकताओं की जो है पूर्ति करता है। आपको देखेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या है, व्याख्या इसके आंसर के हिसाब से तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मेरी बात कहोगे तो ये व्याख्या कर रहा है, क्योंकि आप दोनों तरफ से जोड़ सकते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि ये यूपीपीसीएस वाले ने आंसर दिया होगा, वही आंसर इन्होंने दे दिया है। आगे बात करें तो भारतीय संविधान, आप इसी आंसर को मानिए, संविधान सभा ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ठीक है, तो मौलाना आजाद ने की थी कि संविधान सभा ने जब संविधान बन रहा था तो वयस्क या सार्वभौमिक मताधिकार को 15 वर्ष के लिए क्या किया था, स्थगित कर दिया जाए। अभी वैसी प्रक्रिया चलने दें जैसे पहले चल रही थी, तो या सबको बद देने की बात, तो 15 वर्ष के लिए इन्होंने स्थगित करने की बात की थी। हम आगे अगर चर्चा करें तो देखेंगे भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया गया था, जिसका सुझाव दिया था तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब भारत की स्वतंत्रता मिल चुकी है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है एक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। वो वैसे भी जो है दलीय व्यवस्था की बात से विरोध में रहते थे, कोई भी सरकार दलीय व्यवस्था के तहत नहीं होनी चाहिए, ऐसी वो शुरू से बात करते आए थे। आगे हम बात करें, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने का आंका है, यह कथन कह रहा है। तो अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं में क्या किया था, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को क्या है, महत्व को कम करके आंका है। ऐसा स्टेटमेंट देने वाले काम है आइवर जेनिंग्स का। ये देख रहे हैं, या तो ये भड़का रहे हैं। आइवर जेनिंग्स उस समय क्या थे, जो थॉट थिंकर के रूप में जाने जाते थे, संविधान विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे। तो ऐसा काम ब्रिटेन वाले ही करेंगे। आगे देखेंगे तो देखेंगे संविधान सभा कांग्रेस की थी, ठीक है, और कांग्रेस भारत था। ऐसा काम ऑस्टिन भी बोलते हैं कि संविधान सभा क्या थी, कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ऑस्टिन ऐसा कहते हैं कि उस समय वैसे भी आप देखेंगे
67 तक कांग्रेस भारत थी और संविधान कांग्रेस थी या संसद कांग्रेस थी या और संविधान कांग्रेस भारत था। तो 1967 तक देखेंगे भारत के पूरे राज्यों पे पूरे भारत पे क्या है जो है कांग्रेस का लगभग एकाधिकार रहा। लेकिन 1967 में कांग्रेस से विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है और क्षेत्रीय राजनीति अपना उभार शुरू करती है। हालांकि केरला में देखेंगे तो शुरू में ही वहाँ पे जो है कम्युनिस्ट सरकार बनती है, मात्र एक राज्य जैसा होता था। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी तो अब 15 थी। आप याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो संविधान सभा का निर्माण हो रहा था उसमें महिलाओं की संख्या पूछी जाए तो आप 15 मानेंगे। आगे बात करें संविधान सभा पर विदेशी प्रभाव की बात करें तो देख सकते हैं भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है, आपको पता है। और भारतीय संविधान व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, संविधान है। और भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। और भारत के संघात्मक व्यवस्था स्थापित है कनाडा से। जो भारत का जो फेडरल सिस्टम है वो कनाडा के संविधान से है। और आगे बात करें भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि यहाँ क्या है, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली स्थापित है। ऐसा ब्रिटिश संविधान में ऐसा नहीं है, न्यायिक पुनरावलोकन की है। आगे बात करें अगर यहाँ होता कि आगे क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है और भारतीय परिसंघ अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाए जाते हैं तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघी एक उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। संविधान के निर्वचन के लिए मतलब इंटरप्रिटेशन के लिए, संविधान की व्याख्या के लिए क्या है, एक परिसंघी या फेडरल जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। और भारत में संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्वों की संकल्पना आधारित है आयरलैंड के संविधान पर। आगे चर्चा करें राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा, ठीक है। आप प्रतिभा ये नाम नहीं है किसी के, प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे तो आयरिश गणतंत्र थे, ठीक। भारतीय राज्यसभा की बात है, राज्यसभा के गठन में जो राज्यसभा में आप देखेंगे 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, ये आयरिश से ही लिए गए थे, आप ध्यान रखिएगा इसे। तो प्रतिभा, अनुभव, सेवा ये बात वही है जो नॉमिनेटेड हैं उनके लिए है। तो आप देखेंगे उसमें साहित्य सेवा और विज्ञान और कला, ठीक, इससे जुड़े जाते हैं, राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं जो। तो राज्यसभा में गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे, आयरिश गणतंत्र थे या आयरलैंड के गणतंत्र से, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत मारिएगा। आगे मूल अधिकारों की बात होगी, संयुक्त राज्य अमेरिका, संसदीय शासन प्रणाली, ग्रेट ब्रिटेन, आपात उपबंध, जर्मनी का बीमर संविधान या बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन उनका। आगे बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हैं। अब विधि का शासन इंग्लैंड से है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है, ठीक है। आप देखेंगे विधि का शासन है वो इंग्लैंड से है लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आप जापान से देखेंगे। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा से लिया गया, याद रखिएगा ये। तो राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ सुरक्षित रखना तो ये 201 के तहत है, याद रखिएगा इसे। आगे बात करें विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये हम बात करेंगे इसकी। तो उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची की बात है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मंत्रिमंडलीय सरकार की बात होगी, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंधों की बात होगी तो कनाडा से लिया गया ये है। भारतीय राज्यों का संघ है तथा राज्य संघ में राधिक शक्ति निहित है, ऐसी बात कनाडा में कही गई है कि भारत राज्यों का एक संघ है तथा राज्यों में अधिक शक्ति निहित है, ये बात कनाडा में कही गई है। हम आगे बात करें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से निहित है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका विचार देखेंगे वो रूस से लिया गया है। रूस का मतलब पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है ये। तो रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है
बात सही है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। दोनों ही कथन सही है, लेकिन आप देखेंगे एक तरफ पूरे संविधान की बात हो रही है, दूसरी तरफ मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। इसलिए दोनों कथन क्या है, मेल मिलाप नहीं कर रहे हैं। हैं दोनों सही, लेकिन दोनों गले नहीं लग पा रहे। ठीक, एक नदी के दो किनारे हैं, एक तरीके के दो साथ साथ चल रहे हैं। आगे बात करें कथन और कारण में, जो कथन और कारण मेल मिलाप नहीं कर पा सकते, वो गले नहीं मिल सकते, तो वो एक नदी के दो किनारे हैं, तो वही कथन और कारण है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है। आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा निहित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अगर हम आगे चर्चा करें तो लिखित संविधान का प्रारंभ कहेंगे तो अमेरिका से लिया गया है, जो दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका को बोला जाता है, इसलिए लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ है भारत विश्व में। आगे बात करें संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची की बात होती है, तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल हैं, जो हम 395 आर्टिकल जानते हैं, उसी के सब क्लास को मिला के आज 400 या 400 से अधिक आर्टिकल हो चुके हैं। आपको मात्र 395 आर्टिकल जानना है, आप 400 पे मत जाएं। 400 का नाम जब अभी आप स्टेट वनडे एग्जाम का पूछा जाए उसमें ये सब पूछा जाता है, लेकिन जो मूल प्रति है आपकी संविधान की, उसमें अभी भी आपको जो है 395 अनुच्छेद मिलेंगे। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में केवल अनुसूचियों की बात होगी तो 12 है। आगे बात करें सही कथन के संदर्भ में, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी बाद में, ठीक, क्योंकि पहले भारत में कितनी अभी 12 है, लेकिन मूल संविधान में जो है इतनी सूचियां नहीं थी, 8 सूची थी कह सकते हैं, पूछा जाए कहीं देख सकते हैं आप। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया था 22 भागों में, आज भी 22 भागों में है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान जिस भाग में है वह भाग 2 में है। अब तो नागरिकता भाग 2 की प्रासंगिकता भारतीय संविधान में सिर्फ इतनी बची हुई है कि नागरिकता अधिनियम जो है आर्टिकल 11, 9, 10, उसका जो आर्टिकल है 9, 10, उसके तहत क्या होता है, नागरिकता अधिनियम बना, नागरिकता अधिनियम 1955। इसके बाद अब आप भाग 2 की एक तरीके की ना के बराबर उपयुक्तता पड़ती है कि जो भी नागरिकता से संबंधित बात है कानून, वो नागरिकता अधिनियम 1955 से निर्णय लिए जाते हैं। आगे बात करेंगे, लेकिन आज भी जो है नागरिकता अधिनियम का जो स्तंभ है भाग 2 ही है, आप याद रखिएगा। इसलिए अभी भी भाग 2 प्रासंगिक है। अगर भाग 2 नहीं है तो नागरिकता अधिनियम 1955 प्रासंगिक नहीं रहेगा, इसलिए दोनों प्रासंगिक है। इसलिए भाग नागरिकता की बात होगी, संविधान का भाग 2 है, और मौलिक अधिकार भाग 3 है। राज्य की बात होगी संविधान, तो राज्य की बात होगी भाग, देखिए राज्य होते हैं वो 6 नंबर पे होंगे, तो छक्का या सिक्सर राज्यों के पास कम शक्तियां होती हैं, तो स्टेट। संविधान की जो भाग 4, 5, 6 है वो क्या होगा, भाग 6 राज्य हैं, भाग 5 पंजा, मतलब केंद्र में पंजा। तो 5 देखा होगा केंद्र में हमेशा क्या होती है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा, तो आप देखेंगे पंजा से भाग 5 होगा और केंद्र हो गया। आप याद रखिएगा इसे। आगे याद रखें सही सुमेलित क्रम में, आपको अभी हम सारे भाग उंगलियों पर रटवा देंगे, बिल्कुल 1, 2, 3 ऐसे बताएंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे। नए राज्यों के गठन की बात होगी, तो नए राज्यों के गठन की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होगी। आगे नागरिकता की बात होगी, संविधान के भाग 2 में होगा, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और प्रशासनिक अधिकरण की बात होगी, ये तो प्रशासनिक अधिकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 है। ट्रिब्यूनल्स की बात है 323A की भी बात है। आगे हम बात करें तो हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी, ये पंचायतें 3 पंचायतें हैं, तो ये 11वें कहेंगे। भाग 9 पंचायतें हैं किस हमारे संविधान का वह भाग, जो भाग की बात होगी तो पंचायतें हैं आपके भाग 9 में। तो देखोगे जो राज्य और संघ के बीच विधायी संबंध के बारे में उपबंध है, तो भारतीय संविधान के भाग 11 ठीक और अध्याय 1 में है। तो भारत और राज्यों के बीच संबंध देखोगे तो हमने बात आया था 1 और 1 मिलकर, एक आपकी मैडम मिलके 2 हुए, 2 से मिलकर 2 हुए,
दो हम दो हमारे दो, तो जनसंख्या दिवस भी 11 जुलाई को मनाया जाता है। और भाग 11 में भी केंद्र राज्य संबंध क्या है, एक और एक, मतलब एक और एक। भाग 11 में केंद्र और राज्य मतलब संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध है। तो विधायी संबंध में आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 की बात है। हम आगे चर्चा करें। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो ये पहली अनुसूची है। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में देखेंगे अनुसूची आपकी 12 है। ठीक है, तो आप देखेंगे उसमें से अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा पहली अनुसूची में है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। तो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को करती है। हम आगे बात करें, यदि भारत संघ के लिए नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया गया है वह नाम है पहली अनुसूची। हम आगे चर्चा करें चतुर्थ, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, छठे में जनजाति, आठवें में भाषा, नवें में भूमि सुधार। आगे हम पूरी बता देंगे आपको। और सातवीं देखिए विधायी शक्तियों का वितरण है। तो मतलब विधायी शक्ति मतलब समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, ये सातवीं में है। आठवीं में भाषा है, नवीं में कुछ अधिनियमों को विद्वानीकरण और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन का निहत्ता की बात है। आगे बात करेंगे आप, तो राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित की गई थी। तो राज्य ने राज्य भूमि नवीं अनुसूची लाई क्यों गई थी, आप ये देखिए। तो बार बार क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता था तो उनके कानूनों को बदलने के लिए तो बार बार केंद्र सरकार को क्या होती थी, राज्यों को क्या होती थी, भूमि सुधार के लिए जो अधिनियम बनाती थी, कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के संपत्ति के अधिकार से क्या होता, वायलेशन हो जा रहा था बार बार। तो फिर अंततः केंद्र सरकार को एक नवी अनुसूची बनानी पड़ी। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हेतु नवी अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम डाल दिए गए और कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट नवी अनुसूची का रिव्यू नहीं कर सकती। ये काम आप देखेंगे 1973 तक चलता रहा, लेकिन 73 में कहा है कि राज्य अगर कोई सूची में ऐसे कानून डालती है जो 73 में ही बोल दिया गया था, जो भाग 9 में डालती है, जो मतलब संविधान का उल्लंघन है, उनको रिव्यू कर सकती है। आगे बात कही गई जब 80 की बात आई मिनर्वा मिल्स की, तो वहां भी ये बोल दिया गया क्या कि अब जो नवी अनुसूची में जो भी कानून डाले जाएंगे हम सभी का रिव्यू कर सकते हैं। और आगे बात आए तो हम फिर धीरे धीरे ये ऐसा कह दिया गया। आगे बात कही, अभी तक तो ये था जो संविधान से क्या है जो वायलेशन करेंगे उनका ही रिव्यू कर सकते हैं, अब तो 1980 में कह दिया कि हम सभी का रिव्यू करेंगे। ठीक, आगे ध्यान रखिएगा इस चीज का। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है तो संवर्ती सूची में, संवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। भारत के संविधान में संवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित है। तो संवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण, आपने देखा होगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पे भारत सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों, वो भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों कानून बनाती हैं, तो ऐसे आप मानेंगे। और संवर्ती सूची में आपराधिक मामले हैं। ठीक, आपराधिक मामले जो भी होते हैं आपने देखा होगा दोनों जगह इस पर कानून बनाने का अधिकार है। संवर्ती सूची में शिक्षा आती है। शिक्षा पहले संवर्ती सूची में नहीं थी, लेकिन शिक्षा को 1942 में क्या किया गया, शिक्षा, वन, ये सभी संवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। आगे बात करें, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में डाला गया तो 1942 अमेंडमेंट द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा डाला गया था। विषय और सूची के संदर्भ में देखेंगे तो वन संवर्ती सूची, पहले यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संशोधन में क्या कर दिया, वन को संवर्ती सूची में डाला गया। डाक घर बचत बैंक देखेंगे तो संघीय सूची में। जन स्वास्थ्य की बात होगी तो राज्य सूची में डाला जाएगा। अगर केंद्र सूची की बात होगी तो जनगणना से संबंधित है। राज्य सूची की बात होगी, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था की बात होगी। संवर्ती सूची की बात होगी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय देखेंगे, अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में विषय है। जो अवशिष्ट विषय हैं केंद्र के अधीन है। पहले 1935 में ये गवर्नर जनरल के अधीन थे, अब ये जो है केंद्र के अधीन है अवशिष्ट विषय। तो राज्य सूची और अवशिष्ट शक्तियों पे क्या है, केंद्र और राज्य दोनों विषय बना सकते हैं, अवशिष्ट शक्ति है। और संवर्ती सूची पर, सॉरी हम गलत बोल गए, ठीक,
तो राज्य सूची पुलिस और राज्य सूची में पुलिस आपने देखा होगा, जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय है? राज्य का है, तो पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था की बात है। समवर्ती सूची मतलब जहां जनसंख्या नियंत्रण होगी तो केंद्र राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे, नियंत्रण करेंगे और नियोजन भी करेंगे। परिवार नियोजन दोनों ही नसबंदी प्रोग्राम चलाते हैं, राज्य भी चलाती है और केंद्र भी चलाता है। विशिष्ट, आप ये आपको याद कराने के क्रम में बता रहे, याद रहे आपको, अवशिष्ट विशिष्ट केंद्र शक्तियों की बात होगी तो अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में बात करेंगे। अगर हम आगे चर्चा करें तो देखते हैं तो संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, ठीक, शिक्षा और राज्य के निजी तत्वों में शिक्षा की बात है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों पर शिक्षा की बात है। और आप तो देखा होगा जो पंचायतों में शिक्षा है, मिड डे मील है, वो ग्रामीण पंचायतों के माध्यम से उनको जो पैसा आता है उन्हीं के माध्यम से उन्हें खाना मिलता है, तो जुड़ा हुआ है उनसे। 5वीं अनुसूची की बात होगी, पंचम अनुसूची मतलब और 5वीं 6वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची तो पता ही है आपको, शिक्षा से इसलिए जुड़ जाएगा क्योंकि इसमें सारी शक्तियों का विभाजन है। आगे बात करें, भारत में संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है तो 10वीं अनुसूची में है। आगे बात करें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लिखित है, तो संघ में देखेंगे क्या क्या है, बैंकिंग है, बीमा है और जनगणना है। बैंकिंग, बीमा, जनगणना वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची में सम्मिलित है, तो रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे है। आगे बात करें भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में अंतर्गत राज्य सूची को उल्लेख किया गया है, आप देखेंगे रेल पुलिस की बात है। आगे बात करें पंचायती राज की विषय संबंधित है तो राज्य सूची की विषय की बात है, वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है भाग 3 में समवर्ती सूची शामिल है, दंड प्रक्रिया संहिता। आगे बात करें विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना भारतीय संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं, तो सूची 3 समवर्ती सूची 3 में है। तो आप देखेंगे इसके तहत कहाँ क्या बात हो चुकी है, आप जो विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में, तो रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, आप देखेंगे 1935 में ये सभी मामले क्या थे, गवर्नर जनरल के अधीन थे, आज वो केंद्र के अधीन है। आगे बात करें भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय नहीं है, राज्य सूची के विषय रेलवे, राज्य सूची का विषय सॉरी, आप देखेंगे जो रेलवे पुलिस है, रेलवे की जो रेलवे व्यवस्था है या रेल है, रेल विभाग तो सेंट्रल का है, लेकिन इसको प्रोटेक्शन देने का काम है जो आरपीएफ की गठन है, और राज्य सूची के विषय का रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। 7वीं अनुसूची के राज्य सूची का विषय पंचायती राज विषय के संदर्भ में सम्मिलित है। रेलवे जो प्रोटेक्शन फोर्स है या आरपीएफ है वो राज्य सूची विषय के अंतर्गत आती है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 या समवर्ती सूची में शामिल है, तो समवर्ती शून्य, ये 7वीं अनुसूची की सूची 3 मतलब समवर्ती सूची की बात हो रही है। तो दंड प्रक्रिया संहिता बोलेंगे या दंड प्रक्रिया, तो समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये सभी देखेंगे तो कारकन लिस्ट है आपकी समवर्ती सूची 3 में लिखित है। संविधान द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार आप देखेंगे तो सरकारों द्वारा जो शुल्क और कर लगाया जाएगा, ये 7वीं अनुसूची की बात है। सरकारों द्वारा शुल्क और कर, तो 7वीं अनुसूची इसलिए लिखा है कि शुल्क और कर दोनों लगाती हैं, राज्य भी लगाता है, केंद्र लगाता है, और दोनों की बात 7वीं अनुसूची में है। आगे हम बात करें भूमि कर, तो भूमि सुधार के विषय में निहित है राज्य सूची जो भी आप बनाएंगे, जो भूमि सुधार अधिनियम थे, आपने देखा होगा भूमि सुधार अधिनियम राज्य जो है उस पर कानून बनाती थी, लेकिन ऐसे निर्देश बनाने कौन कहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी, और भूमि सुधार के अंतर्गत कानून बनाए गए। कोई भी अधिनियम जब पास कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके आधार पर राज्य सरकारों को अपने कानूनों में बदलाव या सुधार करना पड़ता है। इस संदर्भ में भूमि सुधार अधिनियम में राज्यों द्वारा कानून बनाए गए। इसके अंतर्गत जो संपत्ति की सुरक्षा, जो संपत्ति का अधिकार था जिसे कहते हैं मूल अधिकार, उसके तहत जो है वायलेशन हो जाता था और लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार इन अधिकारों को क्या करती थी, बदल देती थी। इसलिए सरकार को मजबूरन 9th शेड्यूल डेवलप करना पड़ा या विकासित करनी पड़ी, और उसमें सभी जो भूमि सुधार अधिनियम थे उठा के डाल दिए एकदम क्या
या विषय आप नहीं खोल सकते, वो सुप्रीम कोर्ट की परिधि से बाहर कर दिए थे, लेकिन 73-80 की कहानी बताई थी आपको, वहां से कहानी बदल गई। भारत के संविधान के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में विशेष उपबंध है। तो आप देखेंगे ये काम 5वीं अनुसूची में डाला गया है कि भारतीय संविधान के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन के नियंत्रण। तो एससी जो क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, और प्रशासन की बात होगी, प्रशासन और नियंत्रण की बात है, 5वीं अनुसूची की बात हो रही है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में बात करेंगे, वे जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन से संबंधित है। 6ठी में आप देखेंगे, 6ठी में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात होती है। तो आप देखेंगे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इसमें एक नाम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आंसर के साथ उन्होंने दिया है, लेकिन आप देखेंगे तो एम टीएम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। एम टीएम याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जहां आए उसे मार दीजिएगा। ऑप्शन बदलते रह सकते हैं खूब। तो आगे देख सकते हैं, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के बीच उपबंध किए गए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। आगे बात करेंगे, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आप देखेंगे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत याद रखिएगा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा है इस समय, ठीक है, और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इन्हें दिया गया था। आगे हम देखेंगे तो जो बात करें अगर हम, तो देखेंगे कि संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। अगर हम और आगे चर्चा करें तो राष्ट्रपति की सिफारिश की बात होगी। तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, विधेयक नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान जो है वित्त विधेयक के रूप में माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 117 की बात हो रही है, आप याद रखिएगा, ठीक। जो वित्त विधेयक कह रहे हैं, भारतीय संविधान की बात है कि कोई राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर क्या है, कोई राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर वित्त विधेयक ही बोला जाएगा इसे, कि उसे धन विधेयक बोला जाता है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, विधेयक नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। तो आप मारेंगे आर्टिकल 117 और 118 के प्रावधान, मतलब वित्त विधेयक के उपबंध की चर्चा हो रही है। आगे बात करें, कोई वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, तो अनुच्छेद 117 में। आगे बात करें, भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान 312 में किया गया है, और जो अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में आर्टिकल 249 की भी प्रावधान है, याद रखिएगा। भारत का निर्वाचन आयोग 324, अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात है, अनुच्छेद 44 की बात होगी तो समान नागरिक संहिता है, अनुच्छेद 44 की बात है, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 39A की बात है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324। आगे हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 124 की बात होगी, संघीय न्यायालय बात होगी। 124 से ही संघीय न्यायालय की संभावना होती है, और 124 संघीय न्यायालय बात होगी, क्योंकि 123 तक है अध्यादेश, 124 से संघीय न्यायालय शुरू होगा। अनुच्छेद 5 नागरिकता के प्रावधान की बात है, और अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान, ठीक, आकस्मिक प्रावधान है। और आगे बात करें तो आप बात करेंगे विधायी प्रक्रिया शक्तियों का वितरण। तो विधायी शक्तियों का वितरण है आर्टिकल 2 से 45। आप इन्हें रटने पड़ेंगे, आर्टिकल आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। पहले तो भाग याद कर लें, भाग के साथ आपको कौन सी चीजें कहाँ हैं उस आधार पे आप थोड़ा सा रटेंगे। तो अनुच्छेद 124, 123 पता है, 124 चलेंगे, 24 के 23 से क्या हो जाता है, यही 324 हो जाएगा। तब निर्वाचन आयोग है, यही 124 है, तो संघीय न्यायपालिका हो जाएगी। अनुच्छेद 5 नागरिकता, 352 आकस्मिक जो प्रावधान है, 2 से 45 विधायी शक्तियों का वितरण है। आगे बात करें अगर तो देखेंगे अनुच्छेद 14
समानता का अधिकार की बात होता है। अनुच्छेद 14 में आप देखेंगे समानता के अधिकार की बात हो रही है। तो अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार की बात है। और अनुच्छेद 36 में देखेंगे नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 74 में देखेंगे तो मंत्रिपरिषद है। और आप देखेंगे 368 संशोधन की प्रक्रिया है। तो 14 समानता का अधिकार मूलाधिकार है, 36 नीति निर्देशक तत्व हैं, 74 मतलब आर्टिकल 36 नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है और 74 मंत्रिपरिषद है, 368 संशोधन की प्रक्रिया है। ये सभी आर्टिकल इस तरीके से यूपीएससी भी कभी कभी पूछ लेगी, कभी कभी यूपीपी से तो खूब ही पूछती है, आप याद रखिएगा इसे। आगे आप विधान का नए राज्यों को शामिल करना, ठीक, अनुच्छेद 2 के तहत होगा। और समता का अधिकार 14 है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आप देखेंगे। अनुच्छेद 22 की बात है, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार देखेंगे। अनुच्छेद 111 है, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है, अनुच्छेद 111 के संदर्भ में है। संविधान के अनुच्छेद और अंतर्वस्त्र की बात करेंगे तो देखेंगे अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 75 के तहत, ठीक है। 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद है 74 में, लेकिन 75 में देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के संदर्भ में बात है। तो आगे देखेंगे प्रधानमंत्री। और 155 में देखेंगे राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है 155 में। और 164 की बात होगी राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आप देखेंगे तो अनुच्छेद 164 में है। और राज्य के राज्यपाल 155 की नियुक्ति, 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। आगे देखेंगे 323 ए प्रशासनिक अधिकरण, 324 निर्वाचन, 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण की बात है। तो आप देखेंगे लोकसभा में जो एसटी एससी के सदस्यों का आरक्षण 330 में है। 320 में देखेंगे लोक सेवा के कार्य हैं। और वित्त आयोग की बात होगी 280 है, वित्तीय आपात की बात होगी 360 है। आगे बात करें अगर देखेंगे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है आर्टिकल 148 और संघ लोक सेवा आयोग की आपात स्थिति की घोषणा, ठीक, वो सॉरी अलग अलग है, संघ लोक सेवा आयोग 315। और आगे बात करें तो देखेंगे आपात स्थिति की घोषणा तो 352 है। आगे बात करें 2 से 15 की उच्च न्यायालय का एक अभिलेखी या न्यायालय होना, ठीक है। 2 से उच्च न्यायालय की बात है, अगर ये बोला जाता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय तो आप 100 कौन सा मारेंगे 28 या 29 में है कोई, याद रखिएगा, हम बताएंगे आपको 128 या 29 में। तो 128 या 29 की बात अगर हम करते हैं तो देखेंगे 128 या 29 की बात अगर हम कर लें तो आपको हाँ 129 में है जो है उच्चतम न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय। इधर 2 से 15 है, उधर 129 है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं। 2 से 15 में उच्च न्यायालय की बात है अभिलेखी न्यायालय के रूप में, 129 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। दोनों एक ही साथ है और अलग अलग बता दिए। 2 से 15 129, 2 से 22 में किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण है तो 2 से 22 के अंतर्गत होगा। 2 से 26 में देखेंगे विशेष रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति है, ठीक, उच्च न्यायालय की शक्ति है विशेष रिट, ठीक, ये विशेष रिट आप देखेंगे ये उच्च न्यायालय की शक्ति 2 से 26 में है। 2 से 27 में देखेंगे तो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की जो है जो उसके नीचे जो न्यायालय होते हैं उसको अधीक्षण की नियुक्ति या शक्ति उच्च न्यायालय के पास होगी। 2 से 27 के अंतर्गत आर्टिकल 76 की बात होगी भारत के महान्यायवादी होंगे। और अनुच्छेद 131 की बात होगी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आ जाता है। और कार्य करने का अधिकार की बात होगी तो आर्टिकल जो कार्य करने के अधिकार आर्टिकल 41
और कार्य करने के लिए सही और जो मानवीय परिस्थितियां हैं वो आर्टिकल 42 में होगा। तो कार्य करने का अधिकार दिया जाएगा 41 में, लेकिन कार्य करने के लिए सही और मानवीय क्या किया जाएगा? हाँ, कार्य करने के लिए जो है सही और मानवीय स्थितियां आर्टिकल 42 में चली जाएंगी, और बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 में है। आगे बात करें भारतीय संविधान के भाग 9 पंचायत, भाग 13 जो है संग्रह क्षेत्र हैं, भाग जो है कौन सा भाग 4A मूल कर्तव्य, और भाग 9A नगर पालिका, भाग 9 का, ठीक याद रखिएगा। इस तरीके से है पंचायतें 9, नगर पालिकाएं 9 का, सरकारी समितियां 9 खा, याद रखिएगा। ये अभी जुड़ा है, हाल फिलहाल में हुआ है ये। आगे सभी सुमेलित हैं। तो भारतीय संविधान के भाग आप देखेंगे जो है 15 निर्वाचन की बात है, और 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो 16 साल की जब उम्र हो जाती है तो क्या होता है, उन्हें कहा जाता है कि इस उम्र 16 साल जैसे लड़कियों को कहा जाती, तो कहा जाती है अब लड़की बड़ी हो गई है। उसी तरीके से तो कहते हैं कि इसके देखरेख, मतलब अब लड़का बड़ा हो गया है, शादी करने लायक हो गया है। तो इस संदर्भ में देखें तो भाग 16 है, कुछ वर्गों को विशेष उपबंध कर दिए जाते हैं। खासकर आप देखा होगा कि भारतीय संविधान में जब लड़की बड़ी होती है तो उसमें कुछ प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए जाते हैं। तो जैसे ही लड़की 16 साल की गाना बनाया ना 16 वर्ष की उम्र मेरी, तो उसी संदर्भ में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो लड़कियों से जोड़ के आपको बता दिया भाग 16, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 16, तो इस तरीके से है। और भारत संविधान की राजभाषा आप देखेंगे भाग 17 में है राजभाषा, ठीक है, और भाग 18 में देखेंगे आपात उपबंध है। तो आपात जो उपबंध है भाग 18 में है। आगे अब हम बात करेंगे तो उद्देशिका की, और उद्देशिका के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।